मेरी सास ने घर में यतीम खाना बना रखा था, जहां वो दिन रात लड़कियों की खिदमत करती। सास रोजाना 10 बकरे ज़िबा करवाती ताकि बच्चियों की सेहत अच्छी रहे। मैं हैरान थी, सास के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। मैंने अपनी सहेली को बताया तो कहने लगी, आज रात बकरे का गोश्त ना खाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही रात को सास से मिलने गई तो मेरी जान निकल गई। वहां तो एक अरबी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी सास ने अपने घर के ऊपर के पोर्शन में लड़कियों का छोटा सा मदरसा बना रखा है। ये सुनकर तो मेरे दिल में मेरी सास की इज्जत और कदर और भी बढ़ गई थी। वो तो बहुत नेक काम कर रही थी। ये 3 बच्चियों को दरसे कुरान की तालीम दी जा रही थी। मेरी शादी बड़ी सादगी से आबिद से हुई थी। वो अपनी वालिदा के इकलौते बेटे थे। मेरी 2 नंदे भी थी जो हाफिजे कुरान थी और शादीशुदा थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने ससुराल में बहुत पाकीज़ा माहौल पाया था। हर वक्त कलामे पाक पढ़ने की आवाजें हमारे घर से गूंजती थी। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा ना था, बस 4 कमरे नीचे बने हुए थे और 4 ही कमरे ऊपर थे, और दूसरी मंजिल पर तो 2 और भी कमरे थे। तकरीबन 100 लड़कियां मेरी सास के इस मदरसे में दिन रात रहती थी। अजीब बात यह थी कि मेरी सास इन लड़कियों को कमरों से बाहर कभी भी नहीं निकालती थी। आज तक इनसे एक भी लड़की नीचे नहीं आई थी। दूसरी बात जो मुझे हैरत में डाल जाती थी कि हमारे घर रोज 10 बकरों के पके हुए खाने की देगें आती थी, जो सिर्फ इस मदरसे की बच्चियां ही खाती थीं। जब मैंने वो देखें पहली बार घर पर आते देखी तो मैं समझी कि शायद मेरी शादी की खुशी में मेरी सास ने ये इत्तमाम किया होगा। लेकिन ये सिलसिला तो रोजाना का था, इसलिए मुझ पर खाना पकाने की भी कोई जोर जबरदस्ती ना थी। मैं भी वही खा लेती थी, और वो गोश्त बेहद लजीज बनता था कि खाने वाला उंगलियां तक चाट जाए। मेरी सास ने शादी की फौरी बात कह दिया था कि आबिद के हर काम की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी इनकी तरफ से मुझ पर ना कोई जिम्मेदारी है, ना ही रोक टोक। आबिद जरा मिजाज के सख्त थे और सब्जी खाने में पसंद करते थे, इसलिए मैं खुद तो सब्जी शौक से नहीं खाती थी, लेकिन आबिद के लिए बना देती थी। जो बात मैंने महसूस की थी वो ये थी, वो तो घर के खर्चों में ही मुझ पर सख्ती बहुत करते थे। कहते, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, फजूल की लाइट्स बंद रखा करो। मुझे आबिद की बात सुनकर हैरत सी हुई थी, क्योंकि ऊपर मदरसे में तो दिन के वक्त भी लाइट्स चलती थी। आबिद की बात थी कि रोक टोक बहुत करते थे। तुमने आटा इतना क्यों गूंदा है, रिज्क को जाया मत किया करो। मैं बड़ी मुश्किल से कमाकर घर चलाता हूँ। कपड़ों में सर्फ कम डाला करो, बर्तन में विम कम डाला करो। मैं अपने और आबिद के काम खुद करती थी। अपने पोर्शन की साफ सफाई भी मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी सास तो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आबिद मेरे लिए किसी सास से कम साबित नहीं हुए थे। हर दर्जा कंजूस थे, और ये कंजूसी बस मेरे लिए ही थी, वरना ऊपर के पोर्शन की सफाई के लिए भी मुलाजमा आती थी, और बर्तन भी वही मुलाजमा धोती थी। पहली बार मुझे इस वक्त हैरत हुई जब शादी के बाद पहली बार धोबी हमारे घर आया था। मेरी सास इसे ऊपर के पोर्शन में ले गई। वो 2 मोटी मोटी गठली बांधे नीचे उतर रहा था। ढेर सारे धोने वाले कपड़ों का एक अंबार था जो धोबी के जा रहा था। मैंने अपनी सास से पूछा कि ये इतने कपड़े किसके हैं। वो कहने लगी, मदरसे की बच्चियों के। ये सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था कि वो लड़कियां अपने कपड़े भी खुद नहीं धोती थी, बल्कि इनके कपड़े लॉन्ड्री में जाते थे। आबिद जब इन सब के अखराजात उठा रहे थे, जहाँ इन बच्चियों के कपड़े लॉन्ड्री में जा रहे हैं, तो मेरे और आबिद के क्यों मुझे धोने पड़ते हैं। रात को जब मैंने आबिद से ये बात कही तो वो मुझे कहने लगे कि वो इतना नहीं कमाते, जो भी खर्चा ऊपर के पोर्शन में होता है वो इसकी वालिदा खुद करती हैं। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि मेरी बेवा सास कैसे लाखों का खर्चा एक महीने में कर सकती है। मैंने भी बहुत से मदरसे देखे थे जो लोगों की ज़कात खैरात पर चल रहे थे, लेकिन ऐसी अय्याशियां तो कहीं नहीं होती थी कि रोज मदरसे की बच्चियों को बकरे का भुना हुआ गोश्त खिलाया जाए, इनके कपड़े लॉन्ड्री से धुलवाए जाएं। फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है मेरी सास को लोग ज़कात बहुत ज्यादा देते होंगे जो इन यतीम बच्चियों पर लगाती होगी। अब मुझ पर तो ज़कात नहीं लगती थी, इसलिए मैंने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब एक बार एक शख्स ज़कात के पैसे देने आया तो मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया कि वो ज़कात खैरात नहीं लेती। अब तो मेरा दिमाग घूम के रह गया था कि इनका मदरसा फिर चलता कैसे है। एक हैरान कुन बात थी
कि मदरसे की 100 लड़कियां जो भुना हुआ गोश्त खाती थी अपने कपड़े तक खुद नहीं धोती थी। रोज के 10 बकरों का ज़िबा होना, पकना, इन सब में कितने ढेर सारे पैसे लगते हैं। जब मेरी सास ज़कात और खैरात भी नहीं लेती और आबिद की इतनी ज्यादा कमाई भी नहीं है, तो वो अपने लाखों के खर्चे करती कहाँ से थी? मेरे अंदर इस बात का तजस्सुस बढ़ने लगा था। बात ही कुछ ऐसी थी। इसलिए अब मैंने सोचा कि ऊपर जाकर देखूं तो सही कि वो लड़कियां क्या कलाम पाक पढ़ने के अलावा और क्या ऐसा काम करती हैं। मुझे ये लगा कि शायद मेरी सास इन्हें दीनी तालीम देने के साथ साथ कोई हुनर भी सिखा रही है। हो सकता है हाथ की कढ़ाई के कपड़े बनवाती हो जो बुटीक में हजारों के बिकते हो। मैं एक दिन ऊपर के पोर्शन में चली गई। ज्यादातर बच्चियां सहन में ही कलाम पाक पढ़ रही थी। कुछ कमरे बंद थे। मैंने बहाने बहाने से सारे कमरे देख लिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि जिससे ये लगे कि वो हिफ्ज और नाजरा के अलावा भी कुछ करती हों। मेरा दिल ये सोच सोच के पागल सा होने लगा था कि रोज का लाखों का खाना और दूसरी अयाशियां मेरी सास पूरी कहाँ से कर रही हैं। एक बार मेरी सास किसी काम से बाहर गई तो मैं ऊपर के पोर्शन में आ गई ताकि वहां मौजूद लड़कियों से पूछ सकूं कि आखिर वो ऐसा भी क्या करती हैं जो इनके लाखों रुपए बन जाते हैं। मुझे लगा शायद वो लड़कियां मुझे बता देंगी, लेकिन जब मैंने ये सवाल एक लड़की से पूछा कि वो कलाम पाक और इबादत के अलावा और क्या करती है, तो वो लड़की मेरे इस सवाल पर बुरी तरह से घबरा रही थी। इसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देखी तो मैंने कहा क्या बात है, तो वो नफी में सर हिलाने लगी। कहने लगी कुछ नहीं, मुझे इस लड़की का डरना और सहम जाना समझ नहीं आया। मैंने इससे एक आम नोयत का सवाल किया था, लेकिन वो मुझसे यूं खौफजदा थी जैसे मैंने इसकी कोई चीज पकड़ ली हो। मैंने कहा तुम इतना डर क्यों रही हो? तो वो कहने लगी कि खाला जान, मेरी सास को वो सब लड़कियां खाला जान कहकर पुकारती थी। इससे पहले कि वो कुछ बात करती, मेरी सास पीछे से ही चिंगार कर बोली कि इसकी आवाज से इस लड़की के साथ साथ मैं भी हिलकर रह गई थी। मैंने बर्जिस्ता पलट कर देखा। मेरी सास निहायत खतरनाक अंदाज से खड़ी मुझे कहर भरी नजरों से देख रही थी। मुझे इनका बिला वजह का गुस्सा समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो इस लड़की से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था जिस पर वो लड़की घबरा जाए। ये मेरी सास यूं मुझ पर नजरों का कहर बरसाए। वो तेज कदम उठाती हुई मेरे पास आई। कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चिल्लाकर मुझसे पूछने लगी। मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा मैंने वैसे ही इस लड़की से सवाल किया था कि इसे कलाम पाक पढ़ने के अलावा और क्या हुनर आता है। इसमें ऐसी भी क्या बात कर दी मैंने कि आप यूं मुझ पर भड़क रही हैं। मैं इन लड़कियों में से हरगिज ना थी जो बात बात पर घबरा जाती हैं या सास के सामने बोलने से कतराती हैं। मैं साफ बात मुंह पर करने की आदी थी। मेरी सास मेरा अंदाज देख कर कुछ देर चुप हो गई। मैं गलत भी ना थी। मैंने तो इस लड़की से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था जिस पर मेरी सास का रद्द अमल ऐसा होता, लेकिन इस लड़की का घबराना, डरना, सहम जाना, मेरी सास का बिला वजह गुस्सा करना मुझे शक में डाल रहा था। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। सब कुछ नॉर्मल ना था। मेरी सास के पास ना तो कोई आमदनी का जरिया था, ना ही कोई जद्दी पुश्ती करोड़ों की जायदाद। फिर मदारिस हमेशा दूसरों के खैरातों पर ही चलते हैं, या ये कि लड़कियां दीनी तालीम के साथ अपना हुनर भी आजमाती हैं। बज़ाहिर मुझे ऐसा कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। मेरी सास तो बड़े आराम से ज़कात खैरात मना कर देती थी, और आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ आटा दाल की कीमतें ही आसमानों से बातें करती नजर आ रही हैं, 1 किलो बकरी का गोश्त 2,500-3,000 किलो तक पहुंच चुका है। वहाँ 10 बकरों का बुना हुआ गोश्त रोज मदरसे की लड़कियों के लिए पक कर आता था, जो मैं भी रोज खाती थी और उंगलियां चाटती हुई रह जाती थी। आखिर इतने पैसे मेरी सास के पास आते कहाँ से थे? मदरसे की लड़कियां अपने जाती काम तक खुद नहीं करती थी। जितनी सहूलियात मेरी सास इन लड़कियों को दे रही थी, बहुत से लोगों का रुझान मेरी सास के मदरसे की जानिब बढ़ने लगा था। एक और अजीब बात यह थी कि मेरी सास सिर्फ ऐसी लड़कियों को ही मदरसे में दाखिला देती थी जो यतीम और बेसहारा होती थी, जिनका कोई महरम या पूछने वाला नहीं होता था। मैंने देखा था ऐसा गरीब तबका जो गुर्बत की वजह से बच्चियों को इनकी बुनियादी जरूरियात मुहैया करने से कासिर थे। वो जब मदरसे में रोज गोश्त की देगे आते देखते और मदरसे की लड़कियों को नित नए कपड़े पहनते देखते, तो अपनी बच्चियों को भी यही दाखिल करवाना चाहते कि चलो पल भी जाएंगी और खुराक और पहनावा भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन मेरी सास साफ इनकार कर देती। कहती उन्होंने सिर्फ ऐसी बच्चियों के लिए ही ये मदरसा खोला है
जो बिल्कुल बेसहारा हों, जिनके आगे पीछे कोई न हो। हालांकि दीनी तालीम तो सबके लिए आम होनी चाहिए, जो चाहे इस कार्य खैर से फायदा उठाए। ऐसा भी हो सकता है कि मोहल्ले की बहुत सी बच्चियां सिर्फ नाजरे के लिए ही वहां पढ़ने आ जाती और पढ़कर चली जाती, लेकिन नहीं, मेरी सास ना तो इस मदरसे की लड़कियों को बाहर निकलने देती, ना ही वक्ती तौर पर आने वाले बच्चों को इस मदरसे में जाने देती। मैं नीचे उतर आई थी, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर बहुत उलझ सी गई थी। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगने लगा था कि ज़रूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए मैं ठान चुकी थी असल बात को सामने लाकर ही छोड़ूंगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरी ये कोशिश मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मेरी सास अब तक जितनी नरम हो बनी हुई थी, इतनी नहीं थी। इनकी कहर बरसाती आंखें, चीखना चिल्लाना, इनका असल रूप मेरे सामने अयां हो चुका था। आबिद भी कोई खुश मिजाज किस्म के ना थे, हर वक्त नुक्ताचीनी करते रहते। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी, जब मेरी सास नीचे उतरी और सीधा मेरे शोहर के कमरे में चली गई। हालांकि वो बहुत कम ही नीचे उतरती थी और अपने बेटे से भी बहुत कम बात करती थी। मैं इन खवातीन में भी नहीं थी जो कि माँ बेटे की बातों पर कान लगाने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरह की बहस दोनों माँ बेटे में शुरू हो चुकी थी, मुझे लगा जैसे वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ, क्योंकि मेरा नाम लेकर ही बातें हो रही थी। और ये तो फितरी सी बात है कि अपने बारे में अगर बात हो रही हो तो कान खड़े हो ही जाते हैं। मैंने भी स्टोव हल्का किया, खाना दम पर लगाया और अपने कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी सास ने तो मेरा शक यकीन में बदल दिया था। वो आबिद से कह रही थी कि बिनीश को अपनी जुबान में समझा दो कि आज के बाद वो मदरसे में मुझे किसी भी लड़की के पास नजर न आए, ना ही मेरे किसी मामले की पूछगछ करने की कोशिश करे। मतलब जिस बात का मुझे अब तक शुबा था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, मेरी सास ने मेरे शक पर यकीन की मोहर लगा दी थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कोई तो गड़बड़ जरूर है, कि मेरी जरा सी बात का इतना शदीद रद्द अमल किया गया है कि आप भी तक मेरी शिकायत पहुंच गई है। अब तो मैं अपने दिल में ठान चुकी थी कि लाजमी सच को जानकर ही दम लूंगी, वो बिनेश ही क्या जो पीछे हट जाए। लेकिन अभी मैं अपने अंदर यही अज़म पक्का कर रही थी जब आबिद की रोबदार आवाज ने वक्ती तौर पर मेरा दिल दहलाया था। मैं कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हुई, चेहरे को यूं नाफहम सा रखा कि जैसे मैंने इनकी कोई बात सुनी ही नहीं है। मैं बस अभी अभी किचन से दौड़ी चली आई हूँ। आबिद मुझे घूर कर देख रहे थे और मेरी सास के माथे पर भी 101 बाल थे, जिसकी मुझे रत्ती बराबर भी परवाह न थी। आबिद कहने लगे, बिनिश तुम ऊपर क्या करने गई थी? मैंने कहा, मैं ऊपर गई थी। मैंने यूं सोचा जैसे मुझे ये बात याद भी ना हो, या मेरे नजदीक इस बात की अहमियत ही ना हो। मैंने कहा, शायद गई थी, याद नहीं, क्यों, क्या हुआ? मेरे लापरवाह अंदाज पर वो करखत लहजे में बोले कि आइंदा ऊपर मत जाना, नीचे के पोर्शन में ही रहा करो। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाती। आबिद का मूड मेरी ऐसी फर्माबरदारी पर पल में ठीक हो गया था। मेरी सास भी ऊपर चली गई। अभी मैं इसी सोच में थी कि कैसे सच्चाई जानने की कोशिश करूं कि एक दिन मेरी सास कहने लगी, मैं चंद लड़कियों का निकाह करने लगी हूँ, इनके अच्छे रिश्ते मुझे मिल गए हैं। ये सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि ये तो बड़ा नेक काम है। वो 3 20 साल की लड़कियां थी जिनकी शादी 3 अरबी नौजवान लड़कों से होनी थी। मुझे ये बात सुनकर हैरत का झटका सा लगा था कि ये क्या बात हुई कि तीनों के लिए मेरी सास ने अरबी लड़कों का इंतखाब क्यों किया है, और वो लड़कियां निकाह होते ही दुबई चली जाएंगी। तीनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दुल्हन बनकर भी इनके चेहरे मुरझाए हुए से थे। वो खुश होने की बजाय डरी हुई सी थी। इनमें से एक लड़की वही थी जो इस दिन मुझे कुछ बताने लगी थी, लेकिन मेरी सास वहां पहुंच गई थी। मैं इस लड़की के पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, क्या बात है, तुम मुझे खुश नहीं लग रही? क्या शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? मेरी बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कहने लगी, मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। फिर कहने लगी, तुम्हारी सास अच्छी औरत नहीं है। मैं इसकी बात सुनकर उलझ तो गई थी, लेकिन इससे कुछ भी पूछ नहीं सकी, क्योंकि निकाह ख्वाह पहुंच चुका था। इन लड़कियों का निकाह भी हो गया और वो रुखसत भी हो गई। इस दिन तो मेरी सास इस कदर खुश थी कि जिसकी कोई हद ना हो। मेरी सास का चेहरा गुलाब की तरह से खिल रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने इन लड़कियों के चेहरे घूम रहे थे जो दुल्हन बनी हुई थी। यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। मैंने ये बात भी नोट की थी
कि मदरसे में पढ़ने वाली सब लड़कियां डरी सहमी सी नजर आती थी। मेरी सास जिस लड़की को भी घूर कर देखती, इस लड़की की रंगत उड़ने लगती थी। मैं एक बार आधी रात को चुपके से उठकर ऊपर के पोर्शन में चली गई। इस वक्त पूरे सहन में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लड़कियां अपने अपने कमरों में थी। मुझे ऊपर छत पर कुछ आहटों की आवाज आने लगी थी। मैं ऊपर चली गई थी। एक कमरे से मुझे किसी मर्द की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मुझे कुछ और तफ्तीश सी होने लगी कि आवाजें किसकी हैं, क्योंकि यहाँ तो किसी मर्द को आने की इजाजत ना थी। फिर एक मर्द की आवाजें कैसे आ सकती थी? इस कमरे के बाहर कोई खिड़की नहीं बनी हुई थी। अलबत्ता कमरे में दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान बना हुआ था। मैंने छत पर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जिसको रखकर मैं रोशनदान के ऊपर देख सकूं कि हो क्या रहा है, लेकिन मुझे छत पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। इससे पहले मैं कुछ और चीज ऐसी तलाश करती, कमरे का दरवाजा खुल गया था। मेरा दिल तो ऐसे था कि धड़कना ही भूल गया हो। इससे पहले कि इस अंधेरे में किसी की मुझ पर नजर पड़ती, मैं बड़ी सबक रफ्तारी से पीछे हटकर छत की पिछली जानिब चली गई। मुझे मेरे रब ने बाल बाल बचाया था। दरवाजा अब पूरा खुला था। मैं इस कमरे के अकब में पीछे हुई थी, इसलिए कमरे से बाहर कौन निकला था ये मैं नहीं देख सकती थी। लेकिन वो जो कोई भी था, अरबी थे और अरबी जुबान ही बोल रहे थे। लेकिन इस अरबी मर्दों से जो औरत अरबी में बात कर रही थी, इसकी आवाज मैं हजारों में भी पहचान सकती थी। वो मेरी सास थी। इसकी अरबी सुनकर तो मैं शशदर सी रह गई थी। वो लोग नीचे उतर चुके थे। मैंने सोचा कि कुछ देर छत पर ही इंतजार करना चाहिए ताकि मेरी सास अपने कमरे में चली जाए और वो मर्द भी वापस चले जाए। अभी मैं यही सोच रही थी कि मुझे इस कमरे से एक लड़की की सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं तो समझी थी कि मेरी सास ही इन अरबी मर्दों के साथ होगी, लेकिन नहीं। इस कमरे में और भी लड़की या लड़कियां मौजूद थीं। मैं अब इस शशोपंज में मुब्तला थी कि कमरे में जाकर इस लड़की को देखूं या इससे पूछूं कि ये अरबी क्यों आए थे। लेकिन फिर ये डर भी था कि कहीं मेरी सास वापस ना आ जाए। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी। जब मुझे इन सिसकियों ने दोबारा बेचैन किया था, मैंने बिना सोचे समझे ही कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए थे। वो लड़कियां उजड़ी बिखरी हालत में थी। मुझे देखकर डर सी गई। मैंने कहा, मुझसे मत घबराओ, मुझे सच सच बताओ कि यहाँ नेक काम की आड़ में होता क्या है। इस लड़की ने रोते हुए मुझ पर जो जो इंकशाफात किए थे, मैं परेशान सी होकर रह गई थी। मैं इसकी बात सुनकर वापस नीचे चली गई, लेकिन अब जो कुछ मेरे साथ होने लगा वो बहुत अजीब था। मैं जैसे ही गोश्त खाती मेरी भूख बढ़ने लगती थी और मेरी आंखें भी नींद से बोझल होने लगती थी। रात को मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मैं मजीद कुछ भी जानने के लिए ऊपर नहीं जा रही थी। इन्हीं दिनों मुझसे मिलने मेरी एक सहेली आ गई जो इसी मोहल्ले में रहती थी। मेरी सास के बारे में भी जानती थी। मैंने इसे जब सारी हकीकत बता दी तो वह कहने लगी कि मैं गोश्त खाना छोड़ दूं। मैंने वो गोश्त खाना छोड़ दिया। अब मुझे वो नशा नहीं चढ़ रहा था। मैं समझ गई कि गोश्त में ही कुछ नशा था। मैंने अपनी सास की सारी बातें पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी। वो एक दीनी काम की आड़ में बेसहारा लड़कियों को अपने मदरसे का रास्ता दिखाती थी। इस मदरसे के सारे अखराजात वही अरबी उठाते थे, क्योंकि इन्हें सेहतमंद लड़कियों की जरूरत होती थी। बज़ाहिर मेरी सास इन्हें कुरान पाक पढ़ाती थी, इन्हें अरबी जुबान में बातचीत करना सिखाती थी, फिर अरबी मर्दों से बज़ाहिर निकाह करवा कर इन्हें दुबई भिजवा देती और वहां इनसे जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता था। मैं ये सोच रही थी कि कैसे लोग दीनी मदारिस की आड़ बनाकर ऐसा घिनौना काम भी कर सकते हैं। क्या इन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं? ऐसे वाकयात से लोगों के दिलों में दीन सिखाने का डर बैठ जाता है। काश कि हमारी हुकूमत ऐसे लोगों की बुराई पर पर्दा डालने की बजाय फौरन से एक्शन ले और लोग भी अपने बच्चों और बच्चियों को चाहे हॉस्टल में भेजें या मदारिस, पूरी तहकीक और तसल्ली जरूर करें कि इनका बच्चा ट्यूशन और मदरसे के नाम से खौफ महसूस तो नहीं करता, कतराता तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वजह क्या है? मेरी सास को पुलिस ले जा चुकी थी। मुझ पर एक और राज ये भी खुला था कि मेरा शोहर मेरी सास का सगा बेटा ना था, बल्कि किराएदार था। अकेला रहता था, इसलिए इसका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। इसलिए मेरी सास ने कहा वो इसकी माँ बनकर इसका रिश्ता करवा देंगी, लेकिन वो इसके मामलात में जुबान बंद रखेगा। मेरे शोहर को भी इस बात पर डांट डपट की गई।
लेकिन सजा नहीं हुई थी, इसलिए वो मुझे बचत की बातें सुनाता था, क्योंकि वो ईमानदारी से ही पैसा कमा रहा था। मुझे बाकी की सब लड़कियों ने बहुत दुआएं दी, जिनकी इज्जत मेरी वजह से बच गई थी। इनमें से बहुत सी लड़कियां हाफिज़े कुरान बन चुकी थी, जो दूसरी लड़कियों को हिफ्ज़े कुरान और नाज़रा करवाने लगी, और मैं इन्हें सिलाई सिखा देती थी। वो मदरसा अब भी चल रहा है, लेकिन रूखी सूखी हलाल की रोटी से बहुत से साहिबे हैसियत लोग हमारी मदद भी कर दिया करते थे। अल्लाह हम सबको यतीम की सरपरस्ती करने की तौफीक दे। आमीन।